जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, पर कई बार हमारे सामने ऐसा वक्त भी आता है कि हमें मंजिल का पता तो होता है, पर उस तक पहुंचना कैसे है ये पता नहीं होता। ऐसे में अगर हमें संगत अच्छी मिले, अच्छा मार्गदर्शक मिले, तो हम अपने लिए सही राह चुन पाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम शिक्षा से जुड़ी बातें करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं फाउंडर वाइस चांसलर, वो रह चुके हैं मगध यूनिवर्सिटी के, साथ ही प्रो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के, साथ ही प्रो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी के। करेंटली ये जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के और साथ ही प्रेसिडेंट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के। तो आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जी का। सर, कार्यक्रम बिहार बिहान में बहुत स्वागत आपका। सर, सबसे पहले शिक्षा से जुड़ी बातें करेंगे। शिक्षा से हमारा अस्तित्व है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और इस बदलते दौर में इसके मूल्यों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा प्रायः गलत रूप में समझा जाता है, खास के पिछले 1.5-2 शताब्दियों से। शिक्षा से हम अपने अपने परिवेश की समस्याओं को समझते हैं, उसके समाधान के योग्य बनते हैं और अपने परिवेश को उत्कृष्ट बनाते हैं। परिवेश का मतलब स्वयं, परिवार, समाज, देश, दुनिया, ब्रह्मांड जी। और विशेष समस्याओं से अगर जूझने की क्षमता रखते हैं तो उसे स्पेशलाइज्ड एजुकेशन कहते हैं। और हायर एजुकेशन का मतलब होता है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। शिक्षा से हम अपने परिवेश में उत्कृष्टता लाने का सतत प्रयास कर सकते हैं, यही शिक्षा का तात्पर्य है। और शिक्षा का मतलब कोई आवश्यकता नहीं कि साक्षर भी होना, ये मेरी सोच है। एक अनपढ़ माँ, अनपढ़ किसी को रहना नहीं चाहिए, एक अनपढ़ माँ रात में बच्चा रो रहा है, उसे कड़वे तेल और जमाइन का सेंक लगना चाहिए पेट में, ये उसकी वो साक्षर भी नहीं हो सकती है, लेकिन इस मायने में वो शिक्षित है। इसलिए पारंपरिक शिक्षा का भी बहुत महत्व है, उसका समावेश आवश्यक है। जी सर, बहुत सुंदर बात कही सर ने। मुस्कान। और साथ ही सर, अगर हम तकनीकी की बात करें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो तकनीकी है इसका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लाइफ में, और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में काफ़ी आगे भी बढ़ाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर तकनीकी के महत्व के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है हमारे जीवन में। देखिए, भारत में शास्त्रार्थ की परिपाटी रही है। अपने ज्ञान का विकास हम शास्त्रार्थ और विचारों के आदान प्रदान से करते रहे हैं। और शास्त्रार्थ का मुख्यालय मगध क्षेत्र में ही, अब वो मगध में ही हुआ करता था, काशी भी, तो काशी मुख्यालय हुआ करता था। हमारे यहाँ परिपाटी रही और इसमें जो बातें उभर के आई हमारे यहाँ, वो परंपरा रही हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कम से कम उपभोग करें और अधिक से अधिक हम प्रदान करें। तो उपभोग कम से कम करें और किसी भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राकृतिक संपदा, किसी पर कम से कम दबाव दें, यही संयुक्त राष्ट्र अभी उसी में चिंतित है। तो ये प्रकृति की रक्षा करना, हम पौधे लगावें, देसी पौधे लगावें, देसी पेड़ लगावें, ताकि देसी चिड़ियाँ उसमें घोंसला बनावें, उनकी आबादी बढ़े। पृथ्वी के राजा हम हैं और हमारा दायित्व तो है कि अपनी प्रजा यानी सारे फ्लोरा फौना, जीव जंतु, पेड़ पौधे को उनके हैबिटेट में रखें, न कि विदेशी प्रजातियों को ला के यहाँ लगावें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सुंदर बात कही आपने। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें और कम से कम हम लें, ताकि हम आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ सकें। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा देश आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो डे बाय डे ये एडवांस होते जा रहा है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा, इसका ज्ञान होना, खास करके अभी के युवाओं की बात करें तो उनके लिए कितना ज़रूरी है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, प्रौद्योगिकी की शिक्षा या प्रौद्योगिकी की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया। प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता से समाज की प्रगति होती है और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता विज्ञान में उत्कृष्टता से आती है। इसलिए विज्ञान में उत्कृष्टता आवश्यक है, शोध आवश्यक है, विज्ञान की शिक्षा में उत्कृष्टता आवश्यक है, न कि बिना लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ही हम उपाधि देते रहें, डिग्री देते रहें। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट रहेगा तो हमारा जीवन स्तर, वी शैल बी एबल टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव टुमारो। इसलिए प्रौद्योगिकी का समावेश हमारे सामान्य शिक्षा में भी होनी चाहिए, स्तर जो भी रहे। जी जी, बहुत अच्छी बात। और साथ ही साथ सर, हम ये भी जानते हैं कि पिछले 44 वर्षों का अनवरत आपको विज्ञान में आपको
शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना योगदान देते आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में आप अपना योगदान देते आ रहे हैं, तो क्या कुछ अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं बेहतरी के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए? इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अभी जो प्रयास हुए हैं या बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय में जब मैं प्रतिकुलपति था तो एक प्रयास हुआ कि ई कॉमर्स सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय में, बिहार के विश्वविद्यालय में लागू हुआ। और उससे क्या हुआ, और CET लागू हुआ, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट। पहले अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग परीक्षाएं होती थी, एक परीक्षा ऑनलाइन वहाँ पर अलॉटमेंट कॉलेज का चॉइस कम मेरिट होने लगा। बाद में कालांतर में बिहार में B.Ed, ये हमारे प्रयास, उस समय के जो महामहिम थे उनके सहयोग से, उनके प्रयास से और हमारे सुझाव पर ये लागू हुआ। उसमें नियमावली भी बनी। मैं मुंगेर विश्वविद्यालय में एक UMIS करके एक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया और उसे स्टूडेंट लाइफ साइकिल में इम्प्लीमेंट भी हो गया। HR में और पेंशन, अकाउंट्स और टीचिंग लर्निंग इंटरफेस के लिए भी सॉफ्टवेयर बना। अभी उसकी स्थिति का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हुआ ताकि मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस हुआ। 0 पेंडिंग के रिजल्ट वाला मुंगेर यूनिवर्सिटी पिछले 30 साल में अकेला विश्वविद्यालय बना 2019 में। जी, बहुत अच्छी बात सर। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। सर, बदलते समय के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ नेसेसरी एंड पॉजिटिव डू यू कंसिडर दिस चेंजेस? देखिए, अभी आज जो हम लोगों ने उच्चतर शिक्षा में जो मॉडल अपनाया था वो अंग्रेज़ों से अपनाया था। अंग्रेज़ों ने इसे फ्रेंच मॉडल से अपनाया था, जिसे कह सकते हैं। तो विश्व में आधुनिक, जब नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आदि समाप्त जल गए, तो उसी समय बोलिनिया में विश्वविद्यालय आरंभ हुआ और पश्चिम में 2 मॉडल विकसित हुआ। जर्मन मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी था, फ्रेंच मॉडल में रिजिडिटी थी और हम लोगों ने रिजिड मॉडल अप्लाई किया। फ्रेंच मॉडल, जर्मन मॉडल अमेरिका ने अडॉप्ट किया, उसको हम लोगों ने IIT में अडॉप्ट किया, अच्छे परिणाम देखे। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। कोई भी व्यक्ति बिना शुल्क कुछ भी दिए हुए किसी भी अवधि में कोई भी पाठ्यक्रम, किसी भी कॉम्बिनेशन का नालंदा में प्राप्त कर सकता था। 3 विषयों में अगर प्राप्त कर ले उसे नालंदा की उपाधि मिलती थी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की बनी है, इसमें अपूर्व फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है और उत्कृष्टता की दिशा में बहुत सार्थक प्रयास है। इसमें कभी भी बच्चे पढ़ करके अगर 2 महीने में पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, तो पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। और उसमें एकेडमिक क्रेडिट बैंक की कल्पना की गई है, क्रेडिट पोर्टेबिलिटी की बात की गई है। पहले क्या समस्या थी बिहार में, पूर्णिया में कोई बच्ची पढ़ रही है, BA पार्ट 1 करने के बाद उसका विवाह पटना हो जाता है। पटना में वो 2nd ईयर में एडमिशन नहीं ले सकती थी और अगर 7 साल की अवधि हुई तो 2 साल भी पढ़ी हुई हो तो बेकार हो जाता था। अब बेकार नहीं होता है, लैटरल एग्जिट यानी ड्रॉप करने पर भी कुछ ना कुछ उसे क्रेडिट मिलता है, जिसे जीवन पर्यंत कभी भी पूरा कर सकती। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। साइंस के साथ कॉमर्स का, आर्ट्स के साथ इंजीनियरिंग का, इस तरह के कई कॉम्बिनेशन किए जा सकते हैं। और इसी में एक स्कोप आया, इसमें अपनी सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं के साझाकरण करने का। विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देश विदेश, लोकल भी आपस में एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करके कोर्सेज का भी साझा कोर्स भी डिजाइन कर सकते हैं, PP मोड भी डिजाइन कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ 2007 के पहले भारतवर्ष में भी नहीं था। PP मोड पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बोधगया में सरकार ने अनुमति दी, बाद में कुछ कन्फ्यूजन में वो बंद हो गया, जिसमें रेसिडेंशियल सेक्रेटेरियल के साथ साथ वो इट वाज ए मल्टीप्लेक्स ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल। कन्वेंशन सेंटर इट इज़ नॉट ए सिंपल मल्टीप्लेक्स ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल, उसमें सेक्रेटेरियल असिस्टेंस भी चाहिए और सारी फैसिलिटी रेसिडेंशियल भी होता है, जैसा हैदराबाद में है। जी, और इन सभी कार्यों को पॉसिबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्यों मुस्कान? बिल्कुल। और साथ ही सर, अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम देखते हैं कि शिक्षा हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने शिक्षा नीति की बात की है, तो अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, तो बच्चे इसका किस तरीके से एडवांटेजेस उठा सकते हैं, इस बारे में भी बताएं। आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न उठाया। हमारे यहाँ बिहार में बहुत बड़ी समस्या है छात्रों के पलायन का। कई कारण हैं, 8-10 कारण हैं, उतना शायद समय अभी नहीं मिल पाएगा। पहला कारण है कि बच्चों का समय पर रिजल्ट नहीं निकलता है, पेंडिंग रिजल्ट हो जाता है कई कारणों से। उसमें ICT के इंटरवेंशन से, सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश से 0 पेंडिंग के साथ समय पर रिजल्ट, समय पर परीक्षा, सही मूल्यांकन
और उचित मूल्यांकन और समय पर दे दे। ऐसा करके मैंने मुंगेर यूनिवर्सिटी में देखा 2018 में 17,000 कुछ सौ लड़के नामांकन लिए। रिजल्ट पहला साल का 2019 में 8.72% बीएससी पार्ट 1 का आया, फिर भी नामांकन 38,200 पहुँच गया, मतलब दुगना से बहुत ज़्यादा पहुँच गया। क्यों? इसलिए कि समय पर रिजल्ट हुआ, टाइमली और फेयर एग्जामिनेशन हुआ, कई एक्सपल्सन हुए दुर्भाग्य से, लेकिन परीक्षा की शुचिता आ गई और समय पर। परीक्षा अगर उत्कृष्ट हो, अभी समस्याएं हैं परीक्षा में, अनफेयर मीन्स और कई तरह की बातें होती हैं जो हम लोग सभी जानते हैं। अगर ये सारा समाप्त हो जाए, शिक्षण पर दबाव पड़ेगा और अध्यापन भी उत्कृष्ट होगा। अगर ये दो उत्कृष्ट हो, आधारभूत संरचना उत्कृष्ट हो तो होगा। अगर इन सभी में हम सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश कर सकते हैं। और एक समस्या हमारे यहाँ आती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। कई पाठ्यक्रम ऐसे हो सकते हैं जिससे साथ साथ संस्थाएं अपने रिसोर्स मोबिलाइज कर सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कई विश्वविद्यालय हैं, मैं पटना की और बोधगया की बात ही नहीं करता हूँ, कई जगह ऐसा है जहाँ होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट फुल फ्लेजेज। मगध यूनिवर्सिटी का होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैंने खोला, मेरी अध्यक्षता में खुला विभाग, और यूजीसी ने उसमें कई प्रोफेसर रीडर वगैरह के पोस्ट भी दिए, मान्यता दी। अब अगर उस तरह के विभाग हम खोलें और गेस्ट हाउस को मैनेजमेंट करने के लिए खोल दे, सेल्फ उसमें ट्रेनिंग भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा, और उस गेस्ट हाउस को जब हम बीबी होटल खोल रहे हैं तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आईटी पार्क का एक प्रोजेक्ट था पटना यूनिवर्सिटी का, वो आगे नहीं मामला बढ़ पाया, कि हम एक कंप्यूटर साइंस का फुल फ्लेजेड प्रोफेसर रीडर के एसोसिएट प्रोफेसर के साथ डिपार्टमेंट करें और वहाँ के लड़के बीटेक करें और वहाँ के लड़के इंटर्नशिप करें। हर एक विश्वविद्यालय में आईटी पार्क ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के अंदर हो, और जो आईटी कंपनियाँ हों उनके लिए मैंडेटरी हो कि हमारे बच्चों को उसमें इंटर्नशिप दे, तो बच्चों का रिवर्स माइग्रेशन नहीं होगा। मैंने मुंगेर में सिर्फ फेयरनेस से रिवर्स माइग्रेशन करके दिखा दिया। तो ये हो सकता है। क्या बात कही सर आपने। सर, छात्रों की बात उठी है तो जानना चाहेंगे, आप मुंगेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इस बदलते समय में compete करने के लिए छात्रों को क्या ऐसे मूल्य हैं जिनको आत्मसात करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे यहाँ अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका अवसर है। हम बच्चों को कई ऐसे कोर्स, जैसे पहले केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी रहा, केमिस्ट्री में पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाते थे। शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल में लड़के जाते थे। शुगर पेपर ही इंडस्ट्री ही नहीं, आप नाम लीजिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते थे, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते थे। जिस लड़के का ऑनर्स के बाद एमएससी में नाम नहीं लिखा पाता था, सीट बहुत कम हुआ करती थी, वो सारे लड़के इंडस्ट्री में वेस्टर्न इंडिया में सभी जगह छा जाते थे। एक लड़का अनएम्प्लॉयड नहीं रहता था। मैं एसडी जैन कॉलेज में शिक्षक था, मैं बता रहा हूँ, उत्कृष्ट शिक्षा होती थी, लेबोरेटरी ज़बरदस्त होती थी। वैसा लेबोरेटरी अभी बिहार में कहीं नहीं है, बिहार झारखंड में। मैं बताता हूँ जिस तरह से मेंटेन हम लोग 70 के दशक में करते थे। अब क्या किया हम लोगों ने कि उस तरह के पाठ्यक्रम के अंशों को हटा दिया हम लोगों ने। एनालिटिकल क्या करेगा, सिर्फ फिजिकल पढ़ेगा, ऑर्गेनिक पढ़ेगा, इनऑर्गेनिक। मैं इनऑर्गेनिक का हूँ तो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक के अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। ये सोच गड़बड़ है। अगर लड़कों में एम्प्लॉयबिलिटी के देखें, आज हमारे यहाँ बिहार के लड़के पिछड़ते हैं, सॉफ्ट स्किल की कमी है, कंप्यूटर नहीं खोलना जानते हैं। हालांकि जालसाजी में भी बिहार में लड़के पकड़े जा रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्हें समझाने की आवश्यकता है। समाज में मूल्यों के संवर्धन के लिए पाठ्यक्रम में समावेश। आज परिवार प्रबंधन जो लागू किया गया, जिसका पाठ्यक्रम मुंगेर में मैंने तैयार करवाया, पूरे बिहार में एमएससी में एक 5 क्रेडिट पॉइंट का है, राजभवन के पोर्टल पर आप देखेंगे। परिवार प्रबंधन में हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं कि घर में खाना किस तरीके से बनाया जाता है, गेरियाटिक बड़े बुजुर्गों का केयर कैसे किया जाता है, बच्चे का केयर कैसे किया जाता है, फूड साइंस में कैसे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करें, उससे विष पैदा होता है, दोबारा गर्म नहीं करें, सारी जानकारी उसे चाहिए। और उतना ही नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी का क्या महत्व है, बजट कैसे बनावे, और इतना ही नहीं, आपसी संवाद परिवार में किस तरीके से कम एक बार साथ खाना की आवश्यकता है कि नहीं। तो साइकोलॉजी, होम साइंस, केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सभी के समावेश के साथ आवश्यकता है। आज कंप्यूटर नहीं खोल सकते हैं, 4 पंक्तियां किसी भी भाषा में, हिंदी करें, अंग्रेजी करें, मैं 14 भाषाओं में यस नो वेरी गुड कर लेता हूं, लेकिन वो हम किसी भाषा में प्रवीण नहीं है। हम मामूली चीज़ नहीं, जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। किस तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग में, ये सारी चीज़ें जीवन के लिए जो आवश्यक हैं, इन सभी का प्रावधान उसमें आवश्यक है। वैसे अगर बनेंगे हमारे, तो वो भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे और अगल बगल उत्कृष्टता लावेंगे, राष्ट्र उन्नत होगा और विश्व गुरु हम बनेंगे।
बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात कही सर। सर, ये जो तमाम आपने जानकारी दी है, ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर हम शिक्षा की बात करें तो कहीं न कहीं हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और ये कहीं न कहीं एक इंसान को बनाता है, एक परिवार को बनाता है, एक देश को बनाता है, और एक इंसान को बेहतर बनाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शिक्षा हर इंसान के जीवन में कितना ज़रूरी है, इस बारे में विस्तार से बताएं। मैंने जैसा अभी कहा कि शिक्षा में शिक्षा के कई आयाम होते हैं। बिल्कुल। शिक्षा से अगर सही तौर पर हम शिक्षित हैं, मामूली उपाधि या कागज़ के टुकड़े से हम शिक्षित नहीं कहला सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान भी हमारे पास है तो हम शिक्षित हैं। तो शिक्षा से हम अपने को में उत्कृष्टता लाते हैं, व्यवसाय करने लायक हम अपने, मैंने आरंभ में कहा कि अपने परिवेश की सेवा करने के योग्य बनते हैं। उसके बदले में परिवेश हमें कुछ मासिक तौर पर या प्रति घंटे के तौर पर कुछ देता है, उसे हम कंसल्टेशन वो कहते हैं, उसे नौकरी या कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ वो महत्वपूर्ण हो गया, शिक्षा गौण हो गई। ये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका अद्भुत प्रावधान किया गया है। जैसे मैंने कहा, उत्कृष्टता लाने के लिए मैंने मुंगेर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने लागू किया प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंसेंटिव PDI, जिसमें अगर कोई 10 लाख का ग्रांट लाता है, कोई शिक्षा की UGC से या कहीं से रिसर्च फंड लाता है, 1 लाख मुंगेर विश्वविद्यालय ने देने का प्रावधान किया। और वो पैसा वो इस्तेमाल, पेपर छप रहा है तो 4,000 रुपया वो उसके रजिस्ट्रार के साथ जॉइंट अकाउंट में रखने की बात थी कि उस पैसे का उपयोग विदेश में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, वर्कशॉप में जाने के लिए, सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए, रिसर्च लेबोरेटरी को डेवलप करने के लिए, और इस तरीके से अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो प्रयोग कर सकता है। ये प्रावधान किया गया। इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। और साथ ही शिक्षा तो ज़रूरी है, साथ ही साथ अगर हम स्किल्स की भी बात करें अनामिका, तो ये हमारे युवाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि स्किल किसी भी इंसान को बनाता है और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सारे युवाओं को स्किल होना उनमें कितना ज़रूरी समझते हैं आप शिक्षा के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि सभी का समन्वय चाहिए। स्किल मैंने चर्चा की, सॉफ्ट स्किल चाहिए, कंप्यूटर कैसे खोलते हैं, बंद करते हैं, जालसाजी से, मोबाइल बैंकिंग से कैसे बच सकते हैं, सारी चीज़ें चाहिए। और परिवार में किस तरह से प्रबंधन, तो जीवन के लिए ये आवश्यक स्किल है, जो बेसिक लिविंग स्किल्स कह सकते हैं, वो भी स्किल होता है। और प्रोफेशनल स्किल, तो ये हमारे युवाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि स्किल किसी भी इंसान को बनाता है और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सारे युवाओं को स्किल होना उनमें कितना ज़रूरी समझते हैं आप शिक्षा के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि सभी का समन्वय चाहिए। स्किल मैंने चर्चा की, सॉफ्ट स्किल चाहिए, कंप्यूटर कैसे खोलते हैं, बंद करते हैं, जालसाजी से, मोबाइल बैंकिंग से कैसे बच सकते हैं, सारी चीज़ें चाहिए। और परिवार में किस तरह से प्रबंधन, तो जीवन के लिए ये आवश्यक स्किल है, जो बेसिक लिविंग स्किल्स कह सकते हैं, वो भी स्किल होता है। और प्रोफेशनल स्किल, तीसरा वैल्यूज़ का, ये सभी का समावेश जब तक नहीं होगा, उत्कृष्टता नहीं आवेगी। और ये प्रवृत्ति हम अगर विकसित करते हैं कि हम अपने परिवेश में सभी को देने का प्रयास करें, सेवा देने की बात हो, भाईचारा जिसे कहते हैं कि जिसमें किस तरह से सहयोग देके उसमें भी उत्कृष्टता लाने में सहयोग दे, ये प्रवृत्ति अगर हम विकसित कर सकें, तभी कहेंगे कि अच्छे नागरिक का हमने निर्माण किया, और तभी देश उत्कृष्ट होगा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। सर, अभी के समय की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ स्टूडेंट्स का रुझाव, इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। और बिहार की बात करें तो इसकी शिक्षा की अगर बात करें तो क्या संभावनाएं हैं बिहार में इसके लिए, ये बताएं। देखिए, बिहार में असीम संभावनाएं हैं। अभी भी अगर हम ध्यान दें, झारखंड अलग होने के बावजूद भी, वो भी पड़ोस में ही स्थान, तो भौगोलिक दूरी तो नहीं बढ़ गई, भौगोलिक प्रशासनिक तौर पर अलग हुआ, वो तो पास में है, भारतवर्ष पूरा हमारा है। तो उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ अद्भुत प्राकृतिक संसाधन हैं, देखने समझने की प्रकृति को हमारे यहाँ अद्भुत संभावनाएं हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ पूर्व की भांति 1976 के पहले की स्थिति में अगर लेबोरेटरी को क्वार्टरली ग्रांट जो देते थे 3 महीने पे, वो हर एक लाइब्रेरी को, जिस तरह से 2019 में एक प्रयास हुआ, 18 में हर एक लाइब्रेरी को, कॉलेज के हर एक लाइब्रेरी को 1-1 लाख दिया गया, हर एक लेबोरेटरी को, हर एक लाइब्रेरी को कॉलेज में 2 लाख दिया गया, यूनिवर्सिटी को 5 लाख लाइब्रेरी के लिए दिया गया। तो वो पूर्व की तरह भांति हो, ताकि लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सही तरीके से ट्रेनिंग हो और शिक्षा की उसकी उत्कृष्टता बढ़े। एक हम लोगों ने, सरकार ने बड़ा अच्छा प्रयास किया कि जितने भी रिक्त पद हैं शिक्षकों की, वो भरे जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अगर लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े
और इवेल्युएशन का ये नहीं कि सभी को 100 में 100 दे दिया, रिजल्ट 100% देना कोई बात तो नहीं है। हमें उन्हें सही मायने में शिक्षित करना, उन्हें प्रवीण करना, टेक्निकल एजुकेशन जैसे आपने कहा, टेक्निकल के समावेश के साथ, मूल्यों के समावेश के साथ, उस तरीके से अगर शिक्षा सही तरीके से दी जाए तो उत्कृष्टता हम क्यों नहीं, यही क्षेत्र है ना। और मैं बताता हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, ऐसे बात अलग हो जाएगी, लेकिन जेनेटिक तौर पे हमारे यहाँ बिहार झारखंड पूर्वी भारत में कई फीचर्स हमारे यहाँ हैं। मैं डीएनए अथॉरिटीज़ की बात के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, विज्ञान का छोटा विद्यार्थी हूँ। हमारे यहाँ असीम संभावनाएं हैं जिसे बौद्धिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की, बशर्ते कि वह सही दिशा की ओर इंगित करके हम ले जाएं, वो डाइवर्ट नहीं करें, उसे चैनलाइज करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता, उत्कृष्टता, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी इनपुट से हम बढ़ा सकें। बिल्कुल सर, वक्त भी हो चला है अब अलविदा लेने का। तो जाते जाते विकसित भारत के निर्माण को लेके हमारे युवाओं को आप क्या कुछ संदेश या क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, ज़माना इतना अच्छा हो गया है, आईसीटी का ज़माना है, सभी के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, बहुत सस्ता है, विश्व के सबसे सस्ते इंटरनेट में हम रह रहे हैं, बहुत अधिक सुविधा है। आप किसी भी विषय की जानकारी सही स्रोतों से प्राप्त करें और सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग करें, एक से अधिक कोर्स पढ़ें और उसमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूजीसी से लेके भारत के सरकार के शिक्षा विभाग में स्वयं प्रभा से लेके कई तरह के पाठ्यक्रम हैं। मैं इन तरह के पाठ्यक्रमों के निर्माण में मेरी भागीदारी रही है, एनसीईआरटी का लेखक भी रहा हूँ, खैर जानता हूँ। तो ये इन स्रोतों को पढ़ें, लेकिन विभिन्न अन्य स्रोतों को पढ़ने के बाद वही विषय फिर से मानक स्रोत से पढ़ लें, ताकि आप दिग्भ्रमित नहीं हो और सतत ज्ञान प्राप्त करते रहें, तभी आपके जीवन में उत्कृष्टता आवेगी, आपका परिवेश भी उत्कृष्ट होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, ये जो तमाम जानकारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये हमारे दर्शकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ऐसे के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड। और साथ ही दर्शकों, हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।